नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नर्चरिंग वेल्थ की अवेयरनेस चैनल में। और एक बार आज फिर मेरे साथ डॉक्टर कुमार गौरव हैं। डॉक्टर कुमार गौरव, कैसे हैं आप? बढ़िया विशाल साहब। डॉक्टर कुमार, जो हमारा दिल है वो कुछ और कहता है और मन जो है वो कुछ और कहता है। दिल कहता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मैं थोड़े में खुश हूँ। लेकिन मन जब देखता है स्टॉक मार्केट को बढ़ते हुए तो कहता है भाई मुझे तो और चाहिए। अब ये दिल और मन के झगड़े में इंसान पिसता रहता है और वो कई बार ऐसे में कुछ गलत कर जाता है। क्या कोई बीच का ऐसा मध्य मार्ग है इन्वेस्टर के लिए कि वो उसको अपना सके? देखिए विशाल साहब, ये दिल और दिमाग का जो तालमेल है ये सदियों से चला आ रहा है। इसको बैलेंस तो बड़े बड़े योगी ही कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट तीन बातों पे ड्राइव होती है। एक फंडामेंटल्स, एक लिक्विडिटी और एक सेंटिमेंट्स। फंडामेंटल्स अगर बॉडी है तो जो लिक्विडिटी है वो आत्मा है और सेंटिमेंट्स माया है। और हम सब लोग माया के ही संसार में रहते हैं। तो ये बड़ा लाजमी है कि जब एक बड़ा पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट बनता है, सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव होते हैं, तो वी गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इक्विटी क्लास। इक्विटी का बुलन चल रहा होता है, हम पहले थोड़े से पैसे लगाते हैं और पैसा जब बढ़ता है, बढ़ते हुए देखते हैं, तो हम और ज्यादा पैसे लगाने के लिए उत्साहित होते हैं और फिर लगाते भी हैं। और एज पर इट्स नेचर इक्विटी इक्विटी फिर अगले साइकिल जब बियरियस रन में आता है तो फिर हमारी घबराहट शुरू हो जाती है। तो आपने जैसा एक काफी अच्छे शब्द का प्रयोग किया, मध्य मार्ग। तो मध्य मार्ग आपको काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर मिलेंगे जो ऐसे विचार रखते हैं कि मुझे जो रिटर्न है थोड़ा इन्फ्लेशन को बीट करने में जरूर सुविधा दे, फिक्स डिपॉजिट से बेहतर मिले, हमें टैक्स का भी एडवांटेज मिल जाए, मगर जो रिस्क ओवर द कैपिटल है ये काफी कम रहे। इसका मतलब क्या है कि जो डाउन साइड है मार्केट का, इससे हमें एक प्रोटेक्शन मिले। तो इस कैटेगरी के भी फंड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमूमन हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब मार्केट ही होता है और मार्केट का मतलब इक्विटी ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी एक असेट क्लास हो गया, डेट एक असेट क्लास हो गया, गोल्ड एक तीसरा असेट क्लास हो गया, कमोडिटी एक चौथा असेट क्लास हो गया। अब ये सारे असेट क्लासेस का जब एक संतुलन बनाया जाता है तो एक नई कैटेगरी ऑफ फंड्स का इजाद होता है, उसका नाम होता है बैलेंस फंड। तो ये जो बैलेंस कैटेगरी है इसके अपने काफी 15 सब कैटेगराइजेशन है, जिसमें लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं क्योंकि फंडामेंटली इसको समझते नहीं है। तो आइए अगले 2-3 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूं कि जो बैलेंस फंड के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है। तो जो हाइब्रिड पहला कैटेगरी होती है, हाइब्रिड कैटेगरी। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, जिसमें इक्विटी भी है और डेट भी है। अब जो इक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन है उसको वेरी करके हाइब्रिड के तीन क्लासेस में। इक्विटी मान लीजिए आपने 20% रख लिया और 80% डेट रख लिया, तो ये क्या हो गया, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड प्रोडक्ट हो गया। तो इसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोलेंगे। शब्दों से ही टेक्निकली नाम जो सेबी ने जो रखे हैं, जो गाइडलाइंस रखे हैं, उसके नाम से ही बहुत कुछ नेचर का, फंड के नेचर का, फंड के रिस्क प्रोफाइल का पता लग जाता है। तो अगर कैटेगरी कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इसका मतलब कंजर्वेटिव रिटर्न चाहिए, इसका मतलब कैपिटल के सेफ्टी पे ज्यादा फोकस है, रिटर्न थोड़ा कम आए तब भी चलेगा, तो इसमें डेट पोर्शन ज्यादा रहेगा 70-80% का। वही कंजर्वेटिव का उल्टा अग्रेसिव हो जाता है। तो जब आप 20% का डेट और 70-80% के इक्विटी की बात करते हैं तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा, जो कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग आ गया फिर से, जिसको आप हाइब्रिड का हाइब्रिड, बैलेंस का बैलेंस फंड कह सकते हैं, इसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। इसमें जो प्रोपोर्शन है इक्विटी का 60%, 40%, और फंड मैनेजर अपने वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से वो 60 और 40 को वाइस वर्सा कर सकता है। वैल्यूएशन मॉडल थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया तो मैं इसको समझाना चाहूंगा कि देखो, हर फंड मैनेजर का बाजार को देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, एक मेथड होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से अगर इक्विटी उन्हें लग रहा है कि काफी हाई वैल्यूड हो गया, इसका मतलब इक्विटी महंगा हो गया, इसका मतलब इक्विटी के एक्सपोजर को अंडर कट करना है और किधर बढ़ाना है, डेट के एक्सपोजर को बढ़ाना है। ये चीज वाइस वर्सा होती है। अमूमन देखा गया है कि इक्विटी और डेट पे एक नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि अगर इक्विटी बढ़ता है तो डेट घटता है, और अगर डेट बढ़ता है तो इक्विटी घटता है। तो ऐसा कई बार पहले भी देखा गया है, जैसे सन 2015 में जो बीएसई सेंसेक्स है उसकी रिटर्न -5% आई थी, और उसी समय जो डेट की रिटर्न है वो बिल्कुल अब पार मोर देन 8.5% की रिटर्न दर्ज की गई थी। वहीं जब 2017 का साल आया तो इक्विटी बीएसई सेंसेक्स ने मोर देन 28% का रिटर्न दिया, और जो बॉन्ड फंड है वो बिलो पार 6% के रिटर्न पे चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप दोनों में एक संतुलन बनाते हैं तो जो इक्विटी का डाउन साइड है वो बैलेंस प्रोटेक्ट कर लेता है, और बैलेंस का रिटर्न भी उसे आ जाता है। तो ये नफा नुकसान का जो संतुलन है ये काफी अच्छा साबित होता है बैलेंस फंड्स में। विशाल जी, कुछ और कैटेगरीज हैं, अगर आपके पास वक्त है तो इसके सब कैटेगरीज भी आगे डिफाइन करना चाहूंगा, हाँ अगर आपके जी, पास वक्त। बताएं, बिल्कुल बिल्कुल बताएं डॉक्टर कुमार, बिल्कुल बताएं। तो देखिए, जो हाइब्रिड कैटेगरी मैंने बताया, इसके बाद काफी इनोवेशन हुआ। आपने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड्स का मार्केट है वो समय के साथ, और जो मार्केट की मूवमेंट्स है उसके साथ बहुत कुछ रिसर्च होते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सीख आती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हाइब्रिड कैटेगरी से जन्म लिया एक नए क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने, जिसको कहते हैं डायनेमिकली मैनेज्ड फंड्स। डायनेमिकली मैनेज्ड का मतलब क्या हुआ? आप देखिए, एक तरह का समय हर वक्त रहता है। कभी इक्विटी महंगा हो गया, और कभी जो है डेट में जाना खतरनाक हो गया। तो जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा अपना ब्रोडर कवरेज ले लेते हैं। ब्रोडर कवरेज का मतलब क्या है कि वो इक्विटी के पोर्शन को 80% तक ले जाएंगे जब इक्विटी डाउन साइड में रहे। जैसे आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है, मार्च 2020 में जब कोरोना का टाइम आया था तो वैल्यूएशन काफी सस्ते हो गए थे। जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, जो 75 एवरेज होता है, 100 के ऊपर हम हाई बोलते हैं, महंगा बोलते हैं, और 75 के नीचे अंडर वैल्यूड बोलते हैं, तो मार्केट कैप टू जीडीपी बस 50 पे आ गया था। उस समय इक्विटी इतनी सस्ती हो गई थी कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उनका इक्विटी एक्सपोजर 80% तक टच करने लगा था। वहीं उसके ठीक एक साल पहले 2019 में जब वैल्यूएशन काफी महंगी थी, तो उसके बैलेंस एडवांटेज फंड के इक्विटी एक्सपोजर को जो फंड मैनेजर है उन्होंने कट करके 40-45% पे लेके आ गए थे। तो जो डायनामिकली मैनेज्ड फंड्स है, दिस इज अ सुपीरियर कैटेगरी ओवर द हाइब्रिड फंड्स। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमें कोई टेंशन ना हो, तनाव ना हो कि मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है, हमें तो एक बीच का रिटर्न मिलता रहे, तो वो डायनामिकली मैनेज फंड में जाते हैं। डायनेमिकली मैनेज के भी दो कैटेगरी हो गए, इसमें एक इक्विटी का बेस हो गया, एक डेट का बेस हो गया। तो जो इक्विटी बेस्ड कैटेगरी है उसको तो बैलेंस एडवांटेज कह दिया, और जो डेट बेस्ड कैटेगरी है उसको असेट एलोकेटर फंड कहते हैं। अब आप पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क, पहला फर्क तो हो गया, असेट एलोकेटर फंड चूंकि डेट बेस है तो इसकी टैक्सेशन डेट की लगे। डेट की टैक्सेशन का मतलब क्या है कि 3 साल के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 3 साल के नीचे आपको एज पर योर टैक्स लैब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है उसकी टैक्सेशन काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो इक्विटी वाली हो जाती है। इक्विटी टैक्सेशन में आपको पता है कि जो साल भर के अंदर का जो टैक्स है वो मात्र 15% होता है, और एक साल के बाद जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से 1 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं होता है, और जो 1 लाख के ऊपर जो सरप्लस प्रॉफिट है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि मात्र 10% होता है। तो टैक्सेशन के हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड में एक सुपीरियर हो जाता है। असेट एलोकेटर फंड टैक्सेशन के मामले में तो सुपीरियर नहीं है, मगर आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने में बैलेंस एडवांटेज से भी बेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें इक्विटी के पोर्शन को जीरो भी किया जा सकता है, और 100% डेट का कॉल फंड मैनेजर्स ले सकते हैं। तो ये तो हो गई डायनेमिकली मैनेज फंड्स की बात। इसके अलावा कुछ मल्टी एसेट इक्विटी सेविंग्स और आर्बिट्राज फंड की कैटेगरी होती है, जो हम अपने अगले बातचीत में जब इस तरीके का हम अगला सेशन करेंगे तो उन पे प्रकाश डालेंगे।
तो अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफी रहेगा। तो मतलब मन और जो दिल है दोनों की बात रखी जा सकती है। बिल्कुल रख सकते हैं, और एक मध्य मार्ग पूरी जिंदगी में भी मध्य मार्ग का ही आ, ज्यादा कीमत होती है। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग में मध्य मार्ग को ज्यादा अच्छा माना जाता है। मगर इसमें मैं एक और बात करना चाहूंगा विशाल जी, जो बैलेंस और जो हाइब्रिड कैटेगरी है, कॉन्सेप्चुअली दे आर वेरी गुड, मगर प्रैक्टिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जो एफएमसी चार्ज का एंगल हम देखेंगे, कोई भी फंड जब चलता है तो उसकी मैनेजमेंट चार्जेस ली जाती है। तो डेट का फंड होता है उनके चार्जेस काफी कम होते हैं, इक्विटी के चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हो गई या हाइब्रिड कैटेगरी हो गई, उसमें चार्जेस एफएमसी के जो है वो इक्विटी के तरीके से लगते हैं। तो वो चार्जेस, अब मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मेरा आधा पैसा आपने डेट में रखा है, आधा पैसा इक्विटी में रखा है, मगर मैं चार्जेस पूरे पैसे पे इक्विटी के दे रहा हूँ। तो अगर चार्जेस का एंगल देखा जाए तो कई बार डेट और इक्विटी को, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आपके पास एक प्रूडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर है, प्रोफेशनल, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उसकी नॉलेज पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, तो आप बैलेंस फंड्स को चुनने के बजाय डेट फंड को स्टैंड अलोन चुन के और इक्विटी को अलग चुन के उसमें उसके प्रोपोर्शन को वेरी करके अपना खुद का एक बैलेंस बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो डेट को 60% ले लिया, 40% इक्विटी को ले लिया, मार्केट जितने बार डिप गया इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा दिया। तो इसमें एफएमसी चार्जेस का आप बहुत अच्छा बचाव भी कर लेते हैं, और जो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी मदद से आप पैसों को ज्यादा ग्रोथ में ला सकते हैं। मगर इस चीज को आप खुद ना ट्राई करें, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक डोमेन नॉलेज वाला प्रोफेशनल होता है। अगर आपके पास ऐसा प्रोफेशनल आपके साथ है तो इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज हाइब्रिड फंड्स भी अपने आप में एक अच्छी कैटेगरी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए डॉक्टर कुमार, और उम्मीद करता हूँ सुनने वालों को इससे लाभ होगा। तो अब आप व्यूअर्स, आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ और बात करेंगे डॉक्टर कुमार गौरव से। धन्यवाद।